अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में जो हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.2 और आज हमारा 7.2 का आखिरी लेक्चर है जिसमें हम आखिरी के दो क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। एक तो कि अगर आपके पास एक्सपेंशन जो है बेसिकली अगर एपी हो तो उसको हम किस तरह फाइंड करेंगे, और दूसरा आपसे पूछ रहा है कि जैसे इससे पहले आपको बोल रहा था फाइंड करो कोई भी टर्म, और अब क्या बोलेगा कि बताओ कि ये टर्म इसमें एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, जो भी आपको टर्म बोलेगा। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। सबसे पहला जो हमारे पास सवाल है, उम्मीद करता हूं कि आपने पिछले लेक्चर देख लिए होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दिया करें। क्वेश्चन नंबर 9, डज द एक्सपेंशन ऑफ 3a/2 - 1/3a³ की होल पावर 9 कंटेन्स अ टर्म। पार्ट 1 में आपको कह रहा है कि इंडिपेंडेंट ऑफ ए, और पार्ट 2 में आपको कह रहा है इन्वॉल्विंग ए की पावर 10। ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि बताओ इस एक्सपेंशन में क्या इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स ए टर्म है, और दूसरा इन्वॉल्विंग ए की पावर 10। हमने ये दोनों ही पढ़ा हुआ है कि किस तरह हम इंडिपेंडेंस निकालते हैं और इन्वॉल्विंग ए की पावर 10। ठीक है, तो चेक करते हैं यहाँ पर इस एक्सपेंशन में लाई करता है भी है या नहीं करता है। ठीक है, अच्छा सॉल्यूशन। सबसे पहले नॉर्मल जिस तरह आप ए बी और एन निकालते हो, अब इसी तरह ए बी और एन निकाल लोगे। ठीक है, तो आप जानते हो ए आपका किसके बराबर है 3a/2 के, बी किसके बराबर है -1/3a³ के, और जो आपका एन है वो किसके बराबर है 9 के। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी हमें कोई टर्म निकालना होता है तो हम लेट करते हैं कि r+1 बी द रिक्वायर्ड टर्म, और हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या है tr+1 = NCr ए की पावर n - r बी की पावर r। ठीक है, ये हमारा क्या है फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले में इस वैल्यूज को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं पहले, उसके बाद बाकी करेंगे काम। तो n मतलब 9cr, a हमारा बराबर है 3a/2 की पावर 9 - r चूंकि n - r है, और b बराबर है हमारा -1/3a³ की पावर r। ठीक है, अब हमें क्या करना है, a को यहां से अलग करना है। तो बहुत ध्यान से देखिएगा इन सब चीजों को कि 9cr तो हमारा वैसे ही रहेगा, ये 3a/2 की पावर 9 - r है। हमें अल्फाबेट को अलग करना है, तो जो पावर 9 - r है ये हर एक पे आता है, आपको बात पता होना चाहिए, बेसिक रूल है। तो मैं इसको अलग लिखूंगा, 3/2 को मैं अलग कर दूंगा और a को अलग कर दूंगा। देखिए यहाँ बहुत ध्यान से 3/2 की पावर 9 - r, और हमारे पास क्या हो जाएगा a की पावर 9 - r। सिमिलरली यहाँ पर -1/3a³ है, तो -1/3 को मैं अलग करूंगा, -1/3 की पावर r, और आपके पास आगे क्या है a की पावर क्या हो जाएगा 3r। ठीक है, अब इसका और इसका बेस सेम है तो बेस सेम, पावर सब्ट्रैक्ट, बाकी नंबर को आप एक तरफ कर दो तो आपके पास क्या हो जाएगा a की पावर 9 - r -3r, क्योंकि बेस सेम में आप क्या करते हो पावर सब्ट्रैक्ट अगर ये डिवाइड में हो तो। उसके बाद सिम्प्लीफाई करो तो -r -3r कितना हो जाएगा 9 - 4r। अब हम r की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक, तो r की वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले पार्ट 1 में आपको कह रहा है इंडिपेंडेंट ऑफ a। ठीक है, फॉर द टर्म इंडिपेंडेंस ऑफ a, तो मैंने आपको बताया था इंडिपेंडेंस ऑफ a का मतलब होता है कोई भी टर्म और उसकी पावर 0। तो बेसिकली इंडिपेंडेंस ऑफ a के लिए a की पावर 9 - 4 आपका बेसिकली बराबर होना चाहिए a की पावर 0 के। तो मैंने आपको बताया था जो टर्म हमसे रिक्वायर्ड होता है उसके बराबर लिख लेते हैं। तो a की पावर 9 - 4r बराबर होना चाहिए a की पावर 0 के, तो यहाँ बेस के बराबर, पावर को हम इक्वेट करवा लेंगे तो 9 - 4 = 0, और यहां से हमारे पास ये माइनस का 4 है तो राइट साइड पर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस का 4, यहां से 4 मल्टीप्लाई में सब जाएगा क्या होगा डिवाइड में, तो हमारे पास r किसके बराबर हो जाएगा 9/4 के। तो हमें दिख रहा है कि r फ्रैक्शन में है, तो r फ्रैक्शन में आने का मतलब है कि आगे इसको हम सिंप्लीफाई नहीं करेंगे और हम कहेंगे डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि इस एक्सपेंशन में आपके पास इंडिपेंडेंस ऑफ a एग्जिस्ट नहीं करता। इसी तरह r अगर फ्रैक्शन में आ जाए, r नेगेटिव आ जाए, या r जो है n से छोटा आ जाए, n यहाँ पर 9 है ना, अगर r n से छोटा हो जाए तो इन सब केस में हम कहेंगे डज नॉट एग्जिस्ट। इसका आपके पास अगला पार्ट है, पार्ट 2 पार्ट करते हैं इसी चीज को। ठीक है, सेम जैसे मैंने आपको बताया था, बिल्कुल सेम तरीके से आप सारे स्टेप को हमने फॉलो किया जो हम पिछले पार्ट 1 में इसको किए थे। ठीक है, यहाँ पार्ट 2 अब लिख लिएगा
कि इन्वॉल्विंग ए की पावर 10 हम फाइंड करने जा रहे हैं, सही है। अब यहां पर लेकिन आपको कह रहा है कि क्या इसके अंदर ए की पावर 10 फाइंड करता है, तो इसलिए मैंने फॉर द टर्म इन्वॉल्विंग ऑफ ए की पावर 10, यानी कि इसी चीज को हमने किसके बराबर लिया, ए की पावर 10 के। अगेन हम क्या करवाएंगे इक्वेट, तो आपके पास 9 माइनस 4r किसके बराबर हो जाएगा 10 के। अच्छा पिछला मैंने इसलिए नहीं समझाया क्योंकि हम पिछले ही पार्ट में बिल्कुल सेम चीज पढ़कर आए हुए हैं, ठीक है। तो यहां से हम r की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो माइनस का 4r उस तरफ जाएगा प्लस का 4r, और प्लस का 10 जब 9 के साथ आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 10। तो 9 माइनस 10 कितना होता है हमारे पास -1, 4 मल्टीप्लाई में, तो आपके पास क्या हो जाएगा r इक्वल टू -9/4। एक तो नेगेटिव भी आ गया, दूसरा फ्रैक्शन भी आ गया, तो हम क्या कहेंगे डज नॉट एग्जिस्ट। आज का आखिरी सवाल, द कोफिशिएंट ऑफ द 5th, 6th एंड 7th टर्म ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस x की होल पावर n फॉर्म एन AP। तो बताओ n आपका क्या होगा। बहुत ध्यान से एक एक बात को समझिएगा, फिर ये चीज आपका क्लियर होगा। अगर आप स्किप करते हैं तो फिर बच्चों ये मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मैथमेटिक्स शॉर्टकट का नाम नहीं है। सबसे पहले देखिए आपको कह रहा है द कोफिशिएंट ऑफ 5th, 6th एंड 7th टर्म। तो मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया था, तो वहां को बताया था कि जो पहला टर्म हमारा होता है उसका कोफिशिएंट होता है NC0, जो दूसरा टर्म होता है उसका फॉर्मूला होता है NC1, जो थर्ड टर्म होता है उसका जो कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है NC2। तो आपको दिख रहा है कि अगर फर्स्ट टर्म है तो आपके पास क्या है NC0, अगर सेकेंड टर्म है तो कोफिशिएंट क्या बन रहा है NC1, अगर थर्ड टर्म है तो कोफिशिएंट क्या बन रहा है NC2। इसका मतलब जो R नीचे हम लिखते हैं वो आपके पास एक कम होता है टर्म से। तो सबसे पहले आपको कह रहा है 5th टर्म, तो 5th का मतलब होगा आपके पास कि यहां पर मैंने क्या लिख दिया, सॉरी यहां मैंने बाय मिस्टेक एक चीज थोड़ा सा उल्टा लिखा, n की जगह पर आपको कह रहा है 5th टर्म, तो 5th का मतलब ये आपके पास होगा 5C4, ठीक है। क्या होगा इसको आप सही कर लीजिएगा 5C4। इसी तरह आपको कह रहा है 6th टर्म, तो इसका मतलब ये होगा आपके पास 6C5। उसके बाद ये आपको क्या कह रहा है 7th टर्म, सॉरी दिमाग ठीक है, खैर बच्चों माजरत, ठीक है। तो यहां पर हम एन ही लिखेंगे, हमें एन तो यहां बताया नहीं है, ठीक है। तो एन तो बेसिकली हमारा ये होता है। नीचे हम क्या करते हैं चेंज, तो 5th का मतलब क्या होगा NC4, 5th का मतलब 6 का मतलब क्या होगा NC5, और 7th का मतलब हमारे पास क्या होगा NC6, यानी कि जो भी टर्म बोलेगा उससे हम एक कम लेंगे। आपको कह रहा है फॉर्म ऑफ एन AP, ये क्या कर रहा है AP फॉर्म कर रहा है। अब AP के लिए आपने पढ़ा था कि दो चीज मैंने आपको बताया था, तो एक तो AP के अंदर डिफरेंस सेम होता है, दूसरा हमने पढ़ा था कि अर्थमेटिक मीन के A कॉमा अर्थमेटिक मीन और B ये बराबर होता है आपके पास AM इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट, यानी कि A प्लस B और डिवाइड बाय 2। तो हम इन दोनों को यूज कर सकते हैं, या तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर लें, या आप इनके डिफरेंस से भी आप बना सकते हो कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। तो मैंने यहां पर इससे अप्लाई किया अर्थमेटिक मीन वाले फॉर्मूले से कि बिटवीन वाला जो टर्म है वो बराबर होगा सम ऑफ फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2 के, ठीक है। अब इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, तो देखते जाएं बहुत ध्यान से किस तरह हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो मैंने आपको NCR का फॉर्मूला बताया था कि NCR का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल डिवाइड बाय r फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय n माइनस r का होल फैक्टोरियल, ठीक है। यही आपका फॉर्मूला था NCR का। तो बहुत ध्यान से देखिए, सबसे पहले NC5, तो n तो n के बराबर है, तो मैंने क्या लिखा n फैक्टोरियल। उसके बाद जो नीचे 5 है ये हमारा r है, तो सबसे पहले फॉर्मूले में क्या होता है r फैक्टोरियल, तो मैंने क्या लिखा 5 फैक्टोरियल। उसके बाद n माइनस r, n के बराबर r 5 के बराबर, तो ये क्या हो जाएगा n माइनस 5 का होल फैक्टोरियल। सिमिलरली n6 के साथ मैंने यही काम किया, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय r की जगह हमारा क्या आएगा 6 फैक्टोरियल, और n माइनस r मतलब n माइनस 6 का होल फैक्टोरियल। इसी तरह मैंने NC4 वाले को लिखा। यहां तक क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक एक चीज को बहुत ही ध्यान से देखना है आपको, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास क्या है, सबसे पहले
n-6, n-4 और n-5। तो हमने यहां पर क्या किया है, मैं इन सबको एक ही फॉर्म में लिख रहा हूं ताकि हम इसे कैंसिल कर सकें। तो ये n-5, यहां पर n-6 और यहां पर हमारे पास क्या है n-4, ठीक है। और यहां पर 6 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल और हमारे पास क्या है 5 फैक्टोरियल। तो इनमें जो हमारे पास छोटा है 4 फैक्टोरियल, क्योंकि 6 से हम कम करते जाएंगे ना, 6 को भी हम कम करेंगे तो 5 को भी हम कम करेंगे, तो इन तीनों में जो हमें दिख सकता है वो सेम, वो 4 दिख सकता है, ठीक है। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, इन सबको 4 में कन्वर्ट करूंगा और n-5, n-6, n-4, तो जिसमें जो छोटा है वो n-6 से, तो इसमें बच्चों में क्या करूंगा कन्वर्ट। बहुत ध्यान से देखिए, फैक्टोरियल के लिए मैंने आपको बताया था कि अगर 8 फैक्टोरियल है तो इसका मतलब होता है ये क्या करता है, जिसके साथ फैक्टोरियल होता है सबसे पहले हम उसको लिखते हैं, उसके बाद उसमें एक कम करते हैं, उसके बाद उसमें भी एक कम करते हैं, यानी कि इस तरह एक एक कम करते हुए हम कहां तक जाते हैं 1 तक। 1 पे जाके आपका फैक्टोरियल क्या होगा, खत्म होगा। लेकिन अगर 1 से पहले हमें कहीं पर भी रोकना हो, सपोज कि हमें 6 पर रोकना हो, तो हम फैक्टोरियल के साथ रोकेंगे। एक बात तो आपका ये हो गया, ठीक है। सेकेंड चीज, जैसे हमारे पास सपोज करें कि n है, जनरल फॉर्म में बात करते हैं, तो हम जानते हैं सबसे पहले हम क्या लिखेंगे n, उसके बाद n में एक माइनस करेंगे यानी कि n-1, फिर इसमें एक और एक माइनस करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा n-2। इसी तरह एक एक करके माइनस करते हुए जाते हैं और अगेन ये भी कहां पर जाएगा, खत्म होता है 1 पे। अगर 1 से पहले आपको रोकना होगा तो आप फैक्टोरियल के साथ रोकोगे, ठीक है। तो देखिए मैंने आपको बताया इन तीनों को मैं 6 में कन्वर्ट करूंगा और ये जो नंबर है 5, 6, 4, इसको मैं क्या करूंगा 4 में कन्वर्ट करूंगा। इन सब में छोटा 4 है और यहां पर भी सब में छोटा कौन सा बनेगा, n-6। तो यहां बहुत ध्यान से देखिए, सबसे पहले 5, तो मैंने आपको क्या कहा 5 फैक्टोरियल का मतलब जिसके साथ फैक्टोरियल होगा सबसे पहले हम उसको लिखते हैं, यानी कि 5 को लिखेंगे। फिर जब 5 में एक माइनस करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा 4 फैक्टोरियल, ठीक है। तो हमें 4 मिल गया, इसको हम यही छोड़ देते हैं। अब यहां पर n-5, देखिए बहुत ध्यान से, n-5 का होल फैक्टोरियल है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया सबसे पहले जिसके साथ फैक्टोरियल होता है हम उसको लिखते हैं, यानी कि n-5, और उसके बाद इसमें एक माइनस करते हैं। जब -5 से एक माइनस करोगे आप तो -5 और एक माइनस का मतलब होता है -1, तो -5 -1 कितना हो जाएगा -6, यानी कि n-6। चूंकि हमें n-6 बनाना है तो मैं यहीं पर स्टॉप कर दूंगा। तो 1 से पहले अगर स्टॉप करते हैं तो फैक्टोरियल के साथ स्टॉप करते हैं, तो उसका मतलब n-5 का होल फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं n-5 मल्टीप्लाई n-6 का होल फैक्टोरियल। सिमिलरली यहां पर आ जाए, अब इस 6 को हमें 4 बनाना है तो सबसे पहले 6 आएगा, 6 में एक माइनस करोगे 5 बच जाएगा, इसमें एक और एक माइनस करोगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 4 बच जाएगा। क्योंकि हमें 4 ही चाहिए तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा 4 फैक्टोरियल लिख दूंगा और हमारे पास n-6 है तो इस पे मैं कोई वर्क नहीं करूंगा। यहां आ जाए 4 फैक्टोरियल, क्योंकि हमें 4 ही चाहिए था तो 4 को मैं वैसे ही लिखा, लेकिन सबसे पहले n-4 है तो हम n-4 लिखेंगे। n-4 में जब आप एक माइनस करोगे तो -4 -1 कितना होता है -5, तो ये आपके पास हो जाएगा n-5। और जब n-4 में आप 2 माइनस करोगे तो यहां पर -4 -2 आपके पास बनता है -6, क्योंकि हमें -6 चाहिए था तो उसको मैं वैसे ही छोड़ दूंगा। अब आपके पास जो जो चीज कॉमन है उसको आप कॉमन निकालें, तो आपके पास यहां पर क्या कॉमन है n फैक्टोरियल 5 मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल। यहां पर ये 2 क्यों आया, ये 2 डिवाइड में था, इस तरह आगे ये 2 क्या हो गया मल्टीप्लाई में, ठीक है। बाकी सब चीज को मैंने यहां से इसको तो वैसे लिखा है, यहां से कॉमन निकाला, ऊपर से n फैक्टोरियल और नीचे से 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय n-6 का होल फैक्टोरियल। तो n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल, n-6 का होल फैक्टोरियल से n-6 का होल फैक्टोरियल कैंसिल और 4 फैक्टोरियल से आपका क्या हो गया 4 फैक्टोरियल कैंसिल। अब आपके पास जो बचा इसको आप क्या करें तरतीब में लिखते जाए। तो यहां पर हमारे पास क्या बच गया 2/5 मल्टीप्लाई बाय n-5 और यहां पर 1/6 मल्टीप्लाई 5, इसको आप 30 कर रहे हैं यहां पर डायरेक्ट, और यहां पर आपके पास सिंपल 1/n-4 मल्टीप्लाई n-5। अब हम एलसीएम लेंगे तो आप जानते हो सबसे पहले 6 5 30, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होते हैं और फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो n-4 n-5 जाके इस 1 से मल्टीप्लाई होगा और 6 5 30 जाके इससे मल्टीप्लाई होगा। तो इस तरह आपके पास n-5 से n-5 भी कैंसिल हो जाएगा और 5 1 5 और 5 6 आपके पास कितना होता है 30, ठीक है। तो आगे आपके पास क्या बच जाएगा 2 = n-4
मल्टीप्लाई n माइनस 5 प्लस 30 डिवाइड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय n माइनस 4। अब इसको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करवाने के बाद आपके पास ये क्या बनेगा, 12n माइनस 48 इक्वल टू n स्क्वायर माइनस 5n, और साथ साथ हमने क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर लिया। अब क्वाड्रेटिक फॉर्म बनाए सिंपल, सबको एक तरफ लेके आ जाए तो हमारे पास जो फाइनल बन जाएगा n स्क्वायर माइनस 21n प्लस का 98 इक्वल टू 0। अब यहां से आपकी मर्जी की, अब या तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करें या मिडिल टर्म ब्रेक। तो n स्क्वायर माइनस 21n प्लस 98, तो a यहाँ पर बराबर होगा 1 के, b बराबर होगा माइनस 21 के, और c बराबर होगा 98 के। तो आप यहाँ पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर सकते हो, लेकिन 98 मल्टीप्लाई n मैंने यहाँ पर क्या किया, मिडिल टर्म ब्रेक यूज किया, ठीक है। 98 या तो आप कैलकुलेटर से निकाल लो, मैं आपको एलसीएम समझा दे रहा हूँ। सबसे पहले अगर मैं 2 के टेबल से करूँ, हमेशा 2 से करो ताकि आप परेशान ना हो, काम लेंदी होगा लेकिन आसानी से हो जाएगा। तो 2 4 द 8, एक उसमें जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 9 द 18, ठीक है। अब 49 का मतलब आपके पास 2 से तो ये होगा नहीं, तो इसका मतलब आपके पास किससे आप करोगे, 7 से आप कर सकते हो। तो 7 का आपके पास कितना होता है 14, ठीक है। अच्छा यहाँ देखिए ये कितना हो गया 7 2 द 14, और ये कितना हो गया 7 आपके पास। तो 14 प्लस 7 कितना होता है आपके पास 21। तो 7 और 14 से इसको हम क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। अब इन दोनों में आप पेयर बनाए कॉमन निकालोगे, इसलिए भी जल्दी बता रहा हूं, तो उम्मीद करता हूं आपको ये पता होगा। बाकी फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से आइदर और कर लेंगे। आइदर और का मतलब क्या, हमारे पास एक n-7 और एक हमारे पास क्या हो जाएगा n इक्वल टू 14। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।